हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 एसएसटी का, और हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, वो भी सिविक्स का चैप्टर है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा संविधान, भारत के संविधान पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इमेजिन करो अपने आसपास एक ऐसा जंक्शन जहां पर बहुत सारे रोड्स आपस में मिलते हों, मतलब जहां पर चार तरफ को रोड्स जाते हैं या चार से भी ज्यादा तरफ को रोड जाते हैं। अब ये सोचो कि वो एक ऐसा जोन है ना जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और वहां पर कोई ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है और वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं है। तो अब उस जंक्शन के बारे में सोचो कि सब तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, कोई उस ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए नहीं है। अब वहां पर क्या होगा? इमेजिन किया, कंफ्यूजन, केओस, राइट? वैसे ही अब एक कंट्री को इमेजिन करो, एक ऐसी कंट्री जहां पर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, लोग सब अपनी मर्जी से कुछ भी करते जा रहे हैं, अपनी मन की करते जा रहे हैं। ऐसी कंट्री में क्या होगा? Again, confusion and chaos, isn't it? Constitution एक country के लिए soul होता है। So constitution is called as the soul of the nation, क्योंकि constitution एक कंट्री को की आइडेंटिटी को शेप करता है कि एक कंट्री कैसी है। जैसे इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? तो ये हमें किसने बताया है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, उनके रूल्स हम फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन सोल होता है एक नेशन का, जो हमारी कंट्री को या किसी भी कंट्री को या किसी भी नेशन को शेप देता है, उसके लिए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाता है और वहां पर रहने वाले लोगों के लिए के राइट्स को प्रिजर्व करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम जस्ट ये नहीं बोलेंगे कि these are it contains a set of rules or constitution has a set of rules, but this is actually a document in our case। ठीक है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट या एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो जब बना था तब से लेके आज तक वो इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व हो रहा है मतलब बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? जैसे हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे स्थितियां बदल रही हैं, वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल रहा है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इवॉल्विंग, इट इज चेंजिंग एज पर द नीड्स, एज पर द रिक्वायरमेंट। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, इट इज इन द रिटन फॉर्मेट। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें जानेंगे इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या है, किसने बनाया, कैसे बना, कितना समय लगा, और ये हमें एक पूरी जर्नी कवर कराएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलो अब चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के को और डीपली जानने की तरफ। तो बात करते हैं एक शॉर्ट में स्टोरी। कौन सी स्टोरी? द स्टोरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम स्ट्रगल टू सॉवरेनिटी। इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी ना जो आपने शायद सुनी है, बट क्लियरली आपको ना उनका मतलब नहीं पता। तो डोंट वरी, मैं यहाँ हूं और मैं आपको हर एक टर्म का मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो जनरली जो हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे वो हम अपने घर या स्कूल के को समझते हुए फिर हम इंडिया में, अपनी कंट्री में एंटर करेंगे कि घर में अगर ऐसा हो, स्कूल में अगर ऐसा हो, तो सोचो यही चीज अगर हम अपनी कंट्री पे अप्लाई करें तो कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले इस स्टोरी की बात करते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी है। बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत लंबी है बट बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो पहले क्या था कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो गवर्नमेंट उनकी थी, लोग उनके थे और रूल्स रेगुलेशन सब उनके थे, सब कुछ वही बनाते थे, लॉज वही बनाते थे। तो इसमें ना
ऑल्दो हम भारत के लोग हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन हमारा कोई से नहीं था, हम कुछ नहीं बोल पाते थे, ना हमारी, अगर बोल भी दें तो हमारी सुनी भी नहीं जाती थी। तो वहां से हमारे कुछ लीडर्स ने शुरू किया फ्रीडम मूवमेंट। तो 1930 में ये फ्रीडम मूवमेंट, 1929 में बेसिकली ये फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ, जहां पर महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी और ऐसे ही बहुत सारे और लीडर्स थे जिन्होंने ये बोला कि अब हमें एक ऐसा देश चाहिए, हम अपने देश को ऐसा देश बनाएंगे जहां पर हम लोगों की सरकार हम चुनेंगे और वो सरकार हमारे लिए काम करेगी, वो हमारे बेनिफिट के लिए काम करेगी, वो हमारे बारे में सोचेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो हमारे बारे में नहीं सोचते थे, दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है, और वो हम पे राज कर रहे थे। तो 1930 में पूर्ण स्वराज मिशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा गोल है पूर्ण स्वराज, विच मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। तो 1930 में पूर्ण स्वराज मिशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये ही हमारा गोल है, अब हम इसको अचीव करके रहेंगे। तो वहां से वो स्ट्रगल शुरू हुआ और फाइनली जाके 1946 में एक कमेटी बनी जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ काम बढ़ने लगा। मतलब कि एक ऐसी कमेटी बनी जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना शुरू किया। तो ये जो हमारी स्ट्रगल है ये बहुत लंबी रही है, इसलिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत सोच समझ के, बहुत लोगों को ध्यान में रख के, जैसे हमें पता है कि हमारी ये कंट्री ऐसी है जिसमें हर तरह का रिलीजन है और हम सब लोग एक साथ रहते भी हैं और एक दूसरे के फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए हर एक वर्ग को, हर एक कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, हर एक रिलीजन को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसको बनने में लगे 3 साल। ठीक है, वो भी सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सो कॉन्स्टिट्यूशन में और डेप्थ में जाने से पहले एक बेसिक सा और इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ दिस ऑल हैपेंड, मतलब कैसे कैसे हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो जब हमें आजादी मिली तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वाज अ चैलेंजिंग टास्क। क्योंकि पहले क्या था, एक तरह से ना राजा का राज, ठीक है, पहले हम प्रजा में आते थे, पहले हम सिटीजन्स नहीं थे इस देश के, पहले हम इस किसी भी एक राजा की जो किंगडम होता है उसके हम प्रजा थे। ठीक है, तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वाज अ मेजर चैलेंज। अब बात ये है कि चैलेंजेस तो हम डिस्कस करेंगे, बट ये सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस टर्म की, सॉवरेन। ठीक है, तो सॉवरेन का मतलब है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि मेरा देश, मेरे रूल्स, मेरे लोग, मेरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारा देश, हमारे रूल्स, हमारी गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करे। सो सॉवरेन मीन्स द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वेयर वी हैव अ फुल राइट on making our own decisions without any interference from any other person। किसी भी कंट्री से, किसी देश से आज हमारी कंट्री में जो रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, वो किसी और कंट्री के दबाव में आके नहीं बनते या कोई और कंट्री का कोई लोग आके हमें नहीं बताते हैं। सो एवरीथिंग इज डन बाय आवर गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन, राइट। अब इमेजिन करो, मैंने बोला था ना एग्जाम्पल लेंगे, घर का लेंगे, स्कूल का लेंगे और फिर देश पे जाएंगे। तो इमेजिन करो आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, आपका अपना घर है, ठीक है, आपके दादा दादी या आपके मम्मी पापा के नाम आपका घर है, आपका घर है। आप उस घर को कैसे सजाओ, आप कितनी ड्रिलिंग करो, कितनी कीलें लगाओ दीवार पे, आप दीवार तुड़वा के नई दीवार बनवा दो, ठीक है, दैट इज ऑल योर चॉइस बिकॉज दैट्स योर होम। आपको अपने घर में पेट्स रखने हैं, नहीं रखने हैं, आपको इस घर में कैसा पेंट कराना है, कैसे डेकोरेट करना है, एवरीथिंग इज योर्स, राइट, बिकॉज इट्स योर होम, राइट। अब इमेजिन करो कि यही आप किसी रेंटेड हाउस में रहते हो,
तो क्या होता है, तो आपको कुछ भी करने से पहले किसकी परमिशन चाहिए, ओनर की परमिशन चाहिए या लैंडलॉर्ड की परमिशन चाहिए, इजंट इट। तो दैट इज व्हाट इज सॉवरेनिटी। तो रेंटेड हाउस में ना, ऑल्दो आप वहां पर रह रहे हो, बट से आपका नहीं है, वो ओनर का है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसा ही सॉवरेनिटी है कि मतलब एक ऐसा देश जो इंडिपेंडेंट हो, जो हमारा हो, जिसमें हमारे लिए रूल्स बनाए जाए और जिसमें गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए काम करे। सो दैट्स व्हाट सॉवरेनिटी इज। ओके, तो मतलब समझ आ गया सॉवरेनिटी का। अब यहाँ पर पहले यही होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वही सारे रूल्स बनाते थे, वही सारे रेगुलेशंस बनाते थे, वही लॉज बनाते थे, और उसमें इंडिया के किसी भी इंसान का कोई बात नहीं, ना सुनी जाती थी, ना मानी जाती थी, ना बोलने का चांस दिया जाता था। तो इसलिए हमें अपने कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना था इनटू अ सॉवरन नेशन। सॉवरन का मतलब समझ आ गया। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक। बहुत बार हम ये शब्द सुनते हैं, न्यूज सुने, आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखे, कुछ भी करें, वी ऑलवेज हियर दिस वर्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, राइट। सो यही डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब क्या है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो सकता है कि आपको इतनी क्लैरिटी ना हो। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोगों के पास ये राइट हो कि वो अपने लीडर्स चुन सके, उनको किसे अपना लीडर बनाना है जो उनके लिए काम करेगा, दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। तो हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, राइट। तो हम अपना लीडर, हम अपने एरिया का लीडर, अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर, अपने कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, ये कौन चुनता है, ये हम चुनते हैं। सो दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर, बिफोर इंडिपेंडेंस, वी हैड नो राइट। तो जिसे ब्रिटिशर्स ने बना दिया वो लीडर बन गया, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम चुनते हैं कि हमारा लीडर कौन बनेगा। सो दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज। ओके, अब मान लो कि आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल में आपसे बिना पूछे हेड गर्ल बना दी, या आपकी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, तो क्लास में बिना पूछे आपसे एक दिन टीचर आई और उन्होंने बोला कि आज आप हो क्लास मॉनिटर, ठीक है, अब से आप पूरा साल आप ही क्लास मॉनिटर रहोगे। सो डू यू थिंक दैट इज फेयर? नो, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं, शायद वो डिजर्विंग हैं, वो बनना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सो दैट इज नॉट व्हाट डेमोक्रेसी इज। अब सोचो कि आपकी टीचर आए और वो क्लास में बोले कि वो बच्चे अपना हैंड रेज करो जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं। तो 4-5 बच्चे हाथ खड़ा करेंगे और उसके बाद वोटिंग होगी कि कौन किसके लिए वोट देता है। तो आपका जो फेवरेट लीडर है आप उसके लिए वोट दोगे और वो क्या बन जाएगा, क्लास मॉनिटर, ठीक है। मतलब जिसको भी ज्यादा वोट मिलेंगे वो बन जाएगा क्लास मॉनिटर। सो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। सो यू हैव द राइट टू चूज योर लीडर। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू रिपब्लिक। नाउ व्हाट इज रिपब्लिक? तो एक ऐसा स्टेट जहां पर हेड को हम चूज करते हैं बाय पीपल और बाय गवर्नमेंट, और फिर वो हेड एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि अपनी मनमर्जी से काम करता है, ना कि कोई किंग और क्वीन का रूल होता है। सो दैट्स व्हाट रिपब्लिक इज। ओके, तो अब 2 स्कूल ले लेते हैं। एक है स्कूल ए। स्कूल ए में क्या है कि हेड गर्ल और हेड बॉय जो है ना, वो ऐसा देख के चूज किए जाते हैं कि किसके पेरेंट्स से कोई लीडर है, से किसी पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, या कोई एमएलए है या एमपी है या ऐसे कोई लीडर है। ओके, और एक दूसरा स्कूल है, वहां पर प्रॉपर वोटिंग होती है, बच्चे अपना हेड गर्ल हेड बॉय खुद चूज करते हैं, बिना इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि उस बच्चे के या उन बच्चों के पेरेंट, उस बच्चे के पेरेंट क्या कोई लीडर है या नहीं। तो मुझे बताओ रिपब्लिक कौन सा स्कूल हुआ? वो स्कूल जहां पर प्रॉपर वोटिंग के साथ अपना लीडर चूज किया गया और फिर वो लीडर इस हिसाब से काम करे जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस स्कूल के बनाए गए हैं, उसके हिसाब से फिर वो चले। सो दैट इज व्हाट रिपब्लिक इज। तो आपको तीनों चीजें समझ आई। फर्स्ट इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी या सोवरन मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड देयर
no other people or no other nation has any say to what we should do in our country, how we should elect our government, हम क्या करें और क्या नहीं करें, हमारे rules and regulations कैसे होने चाहिए. Democracy, where we have the right, we the people of the country have the right to choose our leader. Whereas republic, where we choose the head of the state and then that head will not be कि वो किसी किंग या क्वीन का बच्चा है तो हम गद्दी उसको वैसे ही दे दें, बट इट विल वर्क इन अ वे जहां पर हम अपना लीडर चूज करेंगे और वो जो लीडर है हमारा वो एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगा. तो आपको बात समझ आई विद एग्जाम्पल? क्या आपको मेरी बात समझ आई? इन टर्म्स में अगर आपको ना कभी भी लगता है, कोई भी डाउट है, प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन. और अगर आपको बहुत सारे डाउट्स इकट्ठा हो गए हैं सो बुक अ क्लास विद लर्न हब स्वयं. ओके, तो अब बात ये है कि ये वर्ड्स ना अब चलते ही रहेंगे और आपको इनको रिकॉल करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने इनका मतलब समझ लिया ना तो आपको इन चैप्टर्स में, सिविक्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म. अब बात ये आती है कि हमने इस लाइन में लास्ट में बोला है कि इंडिया को सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाने में हमें काफी सारे चैलेंजेस हमने फेस किए. तो जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दे faced and overcame these challenges bravely, and the constitution's basic principles and broad structures reflect the vision and wisdom of the leader. तो जब हम अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हर वर्ग के लिए, हर रिलीजन के लिए, हर इंसान को, हर एक कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए इतने अच्छे से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. दिस शोज कि जो हमारे लीडर्स थे जिन्होंने इस पे काम किया है, देयर विजन वाज ब्रॉड, कीपिंग इन व्यू what our present is and how our future is going to be. तो हमें अपने प्रेजेंट से को देखते हुए फ्यूचर को और ब्राइट कैसे बनाना है, वो सारी चीजें बुद्धिमानी से समझते हुए ये सब कुछ किया है. तो बात करते हैं उन चैलेंजेस की. तो सबसे पहला चैलेंज ये आया था, एक फेयर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना. फेयर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना मतलब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में रिलीजन्स हैं, फिर अलग अलग कास्ट सिस्टम्स भी हैं, तो हर इंसान को, हर एक वर्ग को, रिलीजन को, हर एक कास्ट को अपना अधिकार मिले, उन सब के बारे में उन सब को ध्यान में रखते हुए, उन सब की डेवलपमेंट के बारे में, उन सब के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ये रिटन डॉक्यूमेंट बनाना या ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना वाज अ चैलेंजिंग टास्क. दूसरा है कि डाइवर्स रीजन्स है, अलग अलग जगह पर रीजन, मतलब अलग अलग रीजन्स हैं, तो उनको साथ में रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना. देन ये इंश्योर करना कि डेमोक्रेसी रहे, लोग अपना लीडर खुद चूज करें, ना कि किंग या क्वीन की ही, मतलब जो उनके बच्चे हैं वही आगे आके लीडर्स बनते रहें. देन कैसे हम सेट ऑफ रूल्स बनाएं और वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या बहुत गरीब हैं, हम उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे करें, ये भी एक चैलेंज था. फिर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली हमारे लीडर्स ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये एक पूरा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 20th January 1950 एंड मेकिंग इंडिया अ रिपब्लिक, जहां पर हमारे पास हमारी कंट्री के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हमारे राइट्स, हमारे लॉज एंड एवरीथिंग जो डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी कंट्री कैसे काम करेगी. Okay, so this date is significant milestone in Indian history as it marked the realization of India's constitutional framework. तो ये दिन 26 जनवरी 1950 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन हमारे देश के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, जिनको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री पे हमारी गवर्नमेंट काम करेगी, रूल करेगी और मेक इंश्योरिंग दैट कि हर एक इंडिविजुअल को जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले और डेमोक्रेसी मिले. ठीक है, तो हर इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो प्रिजर्व हो, उसको अपने अधिकार मिले.
ओके अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। अब आप मान लो आपका स्कूल है ना, आपके स्कूल में कहीं पर कोई रूल्स कोई रेगुलेशंस कुछ नहीं लिखा है, तो कैसा स्कूल होगा? मतलब एक ऐसा स्कूल होगा जहां पर कुछ बच्चों के पास ज्यादा पावर है, कुछ के पास कम पावर है, और जिनके पास ज्यादा पावर है वो अपनी मर्जी से ही स्कूल के रूल्स बना रहे हैं, अपनी मर्जी से ही स्कूल चलाते जा रहे हैं, इजंट इट? तो वो उस स्कूल में अगर अब हम एक रूल बुक बना दें, रूल बुक को कॉन्स्टिट्यूशन समझ लो, तो अगर हम उस स्कूल में एक रूल बुक ले आए कि चीजें ऐसे ही चलेंगी, तो सोचो वो स्कूल कितने अच्छे से फंक्शन करेगा, जहां पर हर एक बच्चे को उसका राइट मिलेगा, हर बच्चा इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हर बच्चे को जस्टिस मिलेगा, और उसके पास ये राइट होगा कि वो अपने स्कूल का लीडर चुन सके। Right? So this is how our constitution works. This is why constitution is important. तो आप सबसे एक सवाल, इस साल that is 2025 में हमने कौन सा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है? So this year we celebrated 76th Republic Day. और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस साल के रिपब्लिक डे का थीम क्या था? सो याद रखना, ठीक है, इट वाज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, सो दिस वाज द थीम ऑफ दिस ईयर, 2025 का थीम है, ठीक है, याद रखना है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टर्म कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है ऑफ वेल डिफाइंड लॉज दैट गवर्न अ कंट्री। तो एक ऐसे वेल डिफाइंड लॉज हैं जो एक कंट्री को गवर्न करते हैं या एक कंट्री की गवर्नमेंट को रन करने में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली सेट ऑफ रूल्स या फिर लॉज होते हैं जो कंट्री को चलाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर कैसा है? सो द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। सो फर्स्ट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। इट डिफाइंस द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले ये 3 मेन ऑर्गन्स को डिफाइन करता है। सबसे पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, then executive and then judiciary. Legislature which makes laws, executive which implements laws, and judiciary which ensures justice and interprets laws. ठीक है, तो लेजिस्लेचर या फिर लॉ मेकिंग बॉडी की अगर हम बात करें तो समझो कि आपके स्कूल में ना एक स्कूल की कमेटी है जो रूल्स बनाती है। रूल मतलब हर साल एक कमेटी बैठती है और वो स्कूल के अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी लर्निंग के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, ऑल राउंड ग्रोथ के लिए कुछ रूल्स बनाती है। सो दैट इज लेजिस्लेचर। सो से दैट इज अ स्कूल कमेटी। सो दैट स्कूल कमेटी कम्स अंडर लेजिस्लेचर। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस लॉ मेकिंग बॉडी में आते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हमारी कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कहां पर बनते हैं? लॉज बनते हैं इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, सो या फिर इन शॉर्ट वी कैन से पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जीक्यूटिव, जिसका काम रूल्स बनाने का नहीं है, रूल्स तो बन चुके हैं, इसका काम है इन लॉज को, मतलब लॉज बनाना नहीं है, इनका काम है इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। अब सोचो स्कूल की कमेटी ने क्या किया? लॉज बना दिए, रूल्स बना दिए, एक रूल बुक बना दी, है ना, रूल बुक नहीं बनाई, सिर्फ रूल्स या लॉज बना दिए। अब इन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्कूल में कौन करेगा? कमेटी थोड़ी ना आएगी इम्प्लीमेंट करने, कौन करेगा? यस, प्रिंसिपल एंड टीचर्स। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आए? प्रिंसिपल एंड टीचर्स, जो इन सारे लॉज को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे स्कूल में, करेक्ट। तो इसमें ये जो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये आते हैं इम्प्लीमेंट करने में आते हैं, दे आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड डिफरेंट
मिनिस्टर्स, तो आपने अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स सुने हैं, रेलवे मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑल दोस, ठीक है। तो ये सारे मिनिस्टर इन लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू जुडिशरी, तो जुडिशरी वो थर्ड बॉडी है जो इंश्योर करेगी कि ये जो लॉज हैं ये अच्छे से फॉलो हो रहे हों और हर इंसान को जस्टिस मिल रहा हो। तो ऐसा हमारे स्कूल में कौन करेगा? अब हर जगह प्रिंसिपल और टीचर्स तो नहीं होंगे, तो ये काम करेगा हेड गर्ल, राइट, या फिर हेड बॉय, राइट, या फिर और क्लास मॉनिटर्स, ठीक है। तो ये वैसे मुझे यहाँ नहीं लिखना था बट अब मैंने लिख दिया। तो जुडिशरी में मतलब इंडिया में जुडिशरी के अंडर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे वो हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं और जस्टिस मिल रहा है। ओके, तो आई होप ये तीनों का मतलब आपको समझ आया है अपने स्कूल के साथ। तो सबसे ऊपर है स्कूल की कमेटी जो लॉज बनाएगी, फिर उसके नीचे आ गए वो जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे नीचे आ गए वो जो ये इंश्योर करेंगे कि सबको जस्टिस मिले और ये लॉज सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, राइट। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट। सो लेजिस्लेचर में आते हैं, सबसे ऊपर लॉ मेकिंग में कौन बनाएगा लॉज? लॉज बनाएगा पार्लियामेंट। सुना है ना सबने, पार्लियामेंट बड़ी सी बिल्डिंग है। सो पार्लियामेंट बनाएगा लॉज, और पार्लियामेंट में कौन होगा? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। फिर आएगी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी। अब इम्प्लीमेंट करने कौन आएगा? वही जिनको हमने चूज किया है। किसको चूज किया है? प्राइम मिनिस्टर को, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट एंड other ministers. Then coming on to the third level, that is judiciary. तो judiciary का काम है ये इंश्योर करना कि जस्टिस हो रहा हो और इन लॉज को इंटरप्रेट करना, राइट। तो यहाँ पर कौन काम करेगा? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सारे अपना काम करेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों ही अच्छे से समझ आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करता है उसके बाद पावर्स को और फंक्शंस को। किसकी पावर को, फंक्शन को? गवर्नमेंट की पावर्स और उनके फंक्शंस को। सो इट स्पेसिफाइज द रोल ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हर गवर्नमेंट का जो पार्ट है, हर एक के ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। देन थर्ड वन इज द म्यूचुअल रिलेशन। अब ये जो तीन हमारे ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये सारे आपस में मिलकर, आपस में इंटरैक्ट कर कर एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार से रहेंगे और म्यूचुअल रिलेशंस के साथ सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे और आपस में एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। देन उनकी लिमिटेशंस जो हैं, तो गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जिसके पास बहुत सारी पावर है। अब जिसके पास बहुत सारी पावर है वो मिसयूज भी तो कर सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो कोई भी ऑर्गन है, गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी है या पार्ट है, उसके रूल्स को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि किसी तरह का मिसयूज ना हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे एज द पीपल ऑफ इंडिया हमारे राइट्स क्या हैं, क्या क्या अधिकार हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो हमारी ड्यूटीज क्या हैं। सो दिस इज ऑल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप ये पांचों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। तो ये प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, नाउ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी एंड ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट एडहेयर टू इट्स प्रोविजंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी है और हम सबको इसके प्रोविजंस को, इसमें जो चीजें लिखी हैं, जो रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए ही चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चले, उसके बाद कौन आएगी? जुडिशरी आएगी और पड़ेंगे डंडे, ठीक है। सो वी मस्ट
we should not be afraid of dandas, but yes, we should, being a responsible citizen of our country, we must adhere to these rules and regulations, and we must follow the guidelines in the constitution, और हम अपनी responsibilities को भी अच्छी तरह पूरा करें. So then our country will be a very a prosperous country and a very happy place to live in, right? So this was all from our today's session. चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप इतना पढ़िए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.